हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का, जिसका पहला अध्याय है जैव मंडल। जैव मंडल में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकले हैं वो आपके सामने हैं। तो पहला क्वेश्चन है पृथ्वी का समस्त भाग। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ पर जीवन विद्यमान है क्या कहलाता है? जैव मंडल। जहाँ पर जीवन संभव है वो क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की ठोस सतह वाले भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ठोस सतह वाले भाग को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। और पृथ्वी का जलीय भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का स्थलीय भाग क्या कहलाता है? जल मंडल कहलाता है। धरातल से ऊपर गैस, जलवाष्प धूल कणों से बना पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? तो वो है अपना वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो है सूर्य। आगे नेक्स्ट है अपनी छठा क्वेश्चन है कि जैव मंडल के जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? जैव मंडल के कितने जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने? 2 भागों में बांटा गया है। वनस्पति जगत और जीव जगत बांटा गया, जीव जगत। और जैविक और अजैविक पर्यावरण के अंत संबंध को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में हस्तांतरित होती है? तो वह है खाद्य श्रृंखला। 9वां क्वेश्चन है कि वे स्थान जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे हो तथा एक श्रृंखला के रूप में हो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। मोनाकी पर्वत कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में है, 10,205 मीटर का। पर्वतों के जिस तरफ वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? पवनमुखी कहते हैं। हिमालय में कौन सी जनजातियां निवास करती है? गधी, बकरवाल और भोटिया करती है। 13वां क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाला जल क्या कहलाता है? नदी। प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाला जल क्या कहलाता है? नदी कहलाता है। केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी क्या कहलाती है? मौसमी नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? मौसमी नदी कहलाती है। और इसके साथ में ही अपने पास है 15वां क्वेश्चन है कि स्थल का वह भाग जहाँ मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती है क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। समुद्र के किनारे का स्थल भाग क्या कहलाता है? तट। समुद्र के किनारे का स्थल भाग क्या कहलाता है? तट कहलाता है। आगे 17वां क्वेश्चन है कि एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है? जो चारों तरफ से हो जल से घिरा हो वो क्या कहलाता है? वो द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप है जो असम में है। कहाँ है? असम में है। मांजुली द्वीप कहाँ पर है? असम में है। ऐसा स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो क्या कहलाता है? वो प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। पहले चैप्टर में इतने क्वेश्चन निकले हैं। और दूसरा चैप्टर है कि वायुमंडल और जलवायु में दूसरा अपना चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है इसका कि किस गैस का उपयोग पौधे अपने भोजन निर्माण में करते हैं? किस गैस के उपयोग पौधे अपने भोजन के रूप में करते हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस की मात्रा में वृद्धि होने पर पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि में कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? वो है भूमंडलीय तपन या अपने इसको कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल में विद्यमान, चौथा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में विद्यमान गैसीय जल क्या कहलाता है? गैसीय जल क्या कहलाता है? जलवाष्प। गैसीय जल क्या कहलाता है? जलवाष्प कहलाता है। इसके साथ में अपना 5वां क्वेश्चन है क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प अन्य किस नाम से जानी जाती है? आर्द्रता के नाम से जानी जाती है, जो अपने क्षोभ मंडल में पाई जाती है।
जलवाष्प वो आर्द्रता के नाम से जानी जाती है। धूल कणों पर ऐसा क्या होता है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण जो है हमें जो आकाश है जो नीला दिखाई देता है। धूल कणों की कौन सी क्रिया के कारण हमें सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय लालिमा दिखाई देती है? वह संघनन। तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5। तापमान के आधार पर कितने वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर है। न्यूनतम 8 किलोमीटर, अधिकतम 18 किलोमीटर है। वैसे औसतन 13 किलोमीटर मानी गई है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा किस नाम से जानी जाती है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा किस नाम से जानी जाती है? क्षोभ सीमा या शांत मंडल कहलाता है। वातावरणीय घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान आदि कहाँ होते हैं? वो क्षोभ मंडल में होते हैं। कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडल वायुमंडल में किस ऊंचाई तक है? 50 किलोमीटर तक है समताप मंडल। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? वो समताप मंडल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ओजोन गैस किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। 14 क्वेश्चन अपने पास है कि वायुमंडल किस परत में उड़ते हैं? वायुयान किस परत में उड़ते हैं? यानी कि समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। ओजोन परत किसका अवशोषण करती है? परावैंगनी, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों का जो है अवशोषण करती है। अंतरिक्ष से आने वाला उल्कापिंड किस परत से नष्ट हो जाते हैं? मध्यमंडल की ऊंचाई पाई जाती है 80 किलोमीटर। मध्यमंडल की ऊंचाई क्या पाई जाती है? 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे कहाँ से परिवर्तित होकर के वापस पृथ्वी पर लौटती है? तो वह है आयन मंडल। कौन सा आयन मंडल है? पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे हैं जो है कहाँ से परिवर्तित होकर के वापस पृथ्वी पर लौट जाती है? तो वह है आयन मंडल। आयन मंडल का क्षेत्र कौन सा है? आयन मंडल का क्षेत्र कौन सा है? वह 80 से जो अपना मध्य मंडल है 80 किलोमीटर तक, उस 80 किलोमीटर से आगे 400 किलोमीटर तक जो है आयन मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वो है वरीहि मंडल है। और वरीहि मंडल में कौन सी गैसें अधिक पाई जाती है? हीलियम और हाइड्रोजन। और इसके साथ में 22वां क्वेश्चन है अपने पास। 22वां है किस स्थान की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं क्या कहलाती है? किसी स्थान की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं क्या कहलाती है? वो मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को क्या कहा जाता है? वो अपने जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने 24वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के मुख्य तत्व कौन से हैं? वायुमंडल के मुख्य तत्व कौन से हैं? तापमान है, वर्षा है, वायु है, दाब है, आर्द्रता है और पवने हैं। तापमान, वर्षा, वायु, दाब, आर्द्रता और पवने हैं। भूमध्य रेखा अपनी जो है से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होगा? तो कमी आएगी। अपने भूमध्य रेखा है जो अपने पृथ्वी इसको ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो वहाँ से अगर अपने ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी। 27वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से किस रूप से ऊर्जा प्राप्त करती है? लघु तरंग से है। रात्रि में पृथ्वी
प्रकाश का किस रूप में परावर्तन होता है? दीर्घ तरंगीय विकिरण से। तापमान को मापने की इकाई क्या है? फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड। तापमान को मापने की इकाई का क्या नाम है? फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड है। तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तापमापी कहलाता है या थर्मामीटर कहलाता है। 31वां क्वेश्चन है अपने पास। 31वां है, धरातल से क्षोभ मंडल पर जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन आएगा? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल तापमान घटता जाएगा और कमी आती जाएगी। 165 प्रति 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान जो है कम हो जाएगा। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना वायुदाब पड़ता है? तो 1 किलोग्राम, लगभग 1 किलोग्राम है जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर पर वायुदाब पड़ता है। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर पड़ता है? समुद्र तल पर पड़ता है। वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायुदाब होता है कम, और वायुदाब को मापने की इकाई क्या कहलाती है? मिलीबार। क्या कहलाती है? मिलीबार कहलाती है। वायुदाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर या वायुदाब मापी कहलाता है। अच्छा, तापमान को मापने का इकाई क्या है? वह है यंत्र है वो तापमापी या थर्मामीटर है। 37वां क्वेश्चन है कि वायु की दिशा बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वायु दिग्सूचक या एनीमोमीटर होता है। वायु की दिशा को बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वायु दिग्सूचक या एनीमोमीटर है। पर्वतों से आने वाली पवनें क्या कहलाती है? पर्वतीय समीर कहलाती है। आगे अपने चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है, कि घाटी से आने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो घाटी समीर कहलाती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली वायु क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। पवनें कितने प्रकार की होती है? 3 स्थायी होती है, एक सामयिक होती है, मौसमिक। इसको सामयिक और मौसमी भी पवनें कहते हैं, और साथ में स्थानीय पवनें होती है। वर्ष भर लगभग एक ही दिशा में बहने वाली पवनें क्या कहलाती है? स्थायी पवनें कहलाती है। वर्ष भर में एक ही दिशा में बहने वाली पवनें क्या कहलाती है? वो स्थायी पवनें होती है। और स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती है? 3, व्यापारिक होती है और पछुआ और ध्रुवीय होती है। वे पवनें जो ऋतु और मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है क्या कहलाती है? मौसमिक या सामयिक। जो मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं बदलती है वो मौसमिक होती है। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के विशेष समय में चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? वो स्थानिक कहलाती है, स्थानीय कहलाती है। रॉकी पर्वत से के क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन किस नाम से जानी जाती है? चिन्नुक के नाम से जानी जाती है। रॉकी पर्वत के क्षेत्र से चलने वाली स्थानीय पवन क्या कहलाती है? चिन्नुक कहलाती है। यूरोप में चलने वाली स्थानीय पवन किस नाम से जानी जाती है? वो है फोहन या मिस्ट्रल है। क्या है? फोहन या मिस्ट्रल है। इसके साथ में 48वां क्वेश्चन है अपने पास। 48वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित भाप रूपी जल क्या कहलाता है? आर्द्रता कहलाते हैं। जो अपने आर्द्रता कहलाती है। वर्षा कितने प्रकार की होती है? वर्षा 3 प्रकार की होती है। वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सहवनीय होती है और प्रवर्तीय और चक्रवातीय होती है। सहवनीय, प्रवर्तीय और चक्रवातीय होती है। इसके साथ में आगे चलते हैं। अपने 50 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 117 सेंटीमीटर होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? विषुवत रेखीय क्षेत्र है। औसतन 200 सेंटीमीटर से अधिक। समुद्रों के तटीय क्षेत्रों में जलवायु कैसी होती है? सम होती है। निम्न वायुदाब का केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है क्या कहलाता है? चक्रवात। एक तो है निम्न वायुदाब का केंद्र,
एक जिसके चारों ओर बाहर की उच्च वायु निम्न से उच्च की दाब होता है वो होता है चक्रवात, और एक होता है उच्च वायु दाब का केंद्र, लेकिन जिसके चारों ओर बाहर की ओर से निम्न वायु दाब होता है वो प्रति चक्रवात। क्या होता है? प्रति चक्रवात होता है। और चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात होते हैं 2 प्रकार के, उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय उपोष्ण या शीत उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण। उपोष्ण को अपने शीतोष्ण कटिबंधीय भी कहते हैं। प्रति चक्रवातों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा कौन सी है? प्रति चक्रवातों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा कौन सी है? यह होती है घड़ी की दिशा में होते हैं प्रति चक्रवात। घड़ी की दिशा जैसे अपनी घड़ी चलती है ना, ऐसे घड़ी चलती है ना, अपने घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज। अच्छा, इसके साथ में ही है 57 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति चक्रवातों की दक्षिणी गोलार्ध में दिशाएं कौन सी होती है? घड़ी के उल्टी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में तो उल्टी होती है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जो अपने उत्तरी गोलार्ध में है वो घड़ी की दिशा में होती है। इसके साथ में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरिबियन सागर और मेकेस्को में किस नाम से जाना जाता है? तो होता है ये टोर्नाडो। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन व जापान में किस नाम से जाना जाता है? टाइफून। चीन और जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया और विलीज या अपने के साथ में इसके बंगाल की खाड़ी में किस नाम से जाना जाता है? वो चक्रवात होगा। क्या? चक्रवात होगा। तो अपने इस वीडियो में 2 ही चैप्टर करेंगे। आगे अपने जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें अपने तीसरा लेसन और जैसे भी होगा अपने कर लेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो है जो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और तथा वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ में चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू जी।